आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स। जो कंडीशंस आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं उसके हवाले से ये लास्ट टॉपिक है, और इसी टॉपिक्स पे बेस करता है आपका जो हम कल क्लास लेंगे उसमें हम जो पढ़ेंगे उसमें आज वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस उसकी है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी हम आज का। दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर एंड द इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट्स। अच्छा, बेसिकली इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इन दोनों ये दोनों जो टाइप्स हैं, नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर एंड इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट्स, इन दोनों का सेम ही काम है। ये काम सेम ही करते हैं। जो प्रोग्राम्स आपने नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर के लिए लिखना होगा ना, वही प्रोग्राम आप इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट्स के लिए भी लिख सकते हैं। सिंपल यहाँ पे ये बात आ जाती है कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। इन दोनों में डिफरेंट ये है कि इनमें वर्जन्स का डिफरेंट है कि नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर जो है वो पाइथन में सबसे पहले बनाया गया था, फिर उसको इम्प्रूव करके इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट जो है बनाई गई थी। आज एक असाइनमेंट भी आप लोगों को मैं दूंगा। उस असाइनमेंट में आप एक प्रोग्राम मैंने आपको देना है, वो प्रोग्राम ऑलरेडी बुक में भी अवेलेबल है, वो बेशक आप लोग देख के लिखेंगे उसको। वो दोनों प्रोग्राम आप नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर में भी लिखेंगे और इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट में भी लिखेंगे। इफ एल्स 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 स्टेटमेंट काफी इजी है, उसमें उसको डिजाइन करना काफी इजी होता है एज कंपेयर टू अ नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर। अब मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में आता हूं। अब जो मैं डेफिनेशन आप लोगों को बताने लगा हूं, ये दोनों के लिए, नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर के लिए भी है और इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट्स के लिए भी है। अ डिसीजन स्ट्रक्चर कैन बी a nested inside another decision structures। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है इसका कि अ टेस्ट मोर देन वन कंडीशंस। मतलब कि इसका यह है कि अगर ऐसी कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं जिनको हम दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशंस को एक ही वक्त में अगर उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है या चेक करवाना होता है, तो उसके लिए हम नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं सबसे पहले फ्लो चार्ट में आप लोगों को बता देता हूँ कि देखें, इस फ्लो चार्ट का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी यहाँ पे भी गिवन है। वो ये है कि एग्जाम्पल ये है कि determines if the someone qualified for the loan they must meet two condition। अगर कोई एक एम्प्लॉय है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है और उसने बैंक के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करना है, तो उसको दो कंडीशंस को फॉलो करना होगा। मतलब कि अगर दो कंडीशंस अप्लाई करवानी होगी तो दो कंडीशंस अगर उसमें अप्लाई होती हैं, अगर दो कंडीशंस में वो यस होता है या फॉल या ट्रू होता है, तो तब ही उस वो लोन के लिए क्वालिफाई करवा सकता है। फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि मस्ट अर्न एटलीस्ट 30,000 पर ईयर, मतलब कि एक साल में वो 30,000 रुपए अर्न करता हो। सेकंड कंडीशन ये है कि मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर एटलीस्ट 2 years, मतलब कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट दो साल से ज्यादा का जॉब का वो अरसा कंप्लीट कर चुका हो, तभी वो क्वालिफाइड करता हो। अब इन दोनों कंडीशंस में ना, वो जब हम इफ की कंडीशन जब अप्लाई करेंगे ना, अब देखिए प्रीवियस टॉपिक्स में हमने इफ पढ़ा है और इफ एल्स पढ़ा है, ठीक है। इफ एल्स में ये था कि अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती थी तो एल्स के नीचे भी हमारे पास कोई एक कंडीशन अप्लाई हम करवा देते थे कि अगर हमारे पास कोई एक कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए अलग से कोई कंडीशन प्रिंट की कमांड हम वहां पे एग्जीक्यूट करवा देते थे। अब ये देखिए, ये जो दो कंडीशंस अप्लाई की गई हैं यहाँ पे, इन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर दो कंडीशंस हम इफ एल्स स्टेटमेंट में भी तो अप्लाई करवा सकते थे, लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट में हम दो कंडीशन तब अप्लाई करवाते हैं जब एक कंडीशन को फॉल्स होना होता है। मतलब कि एक कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट की कमांड ये वाली एग्जीक्यूट हो, अगर वो ट्रू होती है तो फला कमांड एग्जीक्यूट हो। लेकिन इन सिनेरियो में आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि जो कंडीशंस ऐसी कंडीशंस हो जो दोनों ही अप्लाई हो, मतलब कि दोनों ही अगर यस हो या ट्रू हो, तब ही वो जो है वो प्रोग्राम जो है नेक्स्ट एग्जीक्यूशन की तरफ चले। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फर्स्ट कंडीशंस। सबसे पहले वो ये कंडीशंस को चेक करेगा। इस कंडीशंस को जब ये अगर ट्रू होती है तो हमारा कंट्रोल जो है वो इस कंडीशन की तरफ चले जाएगा। एंड इट इज अ ट्रू, अगर वो ट्रू होती है ये वाली कंडीशन, चेक अ सेकंड कंडीशन,
तो उसके बाद जो है हमारा कंट्रोल जो है सेकंड कंडीशन की तरफ चला जाता है। इनमें से अगर फॉर एग्जांपल पहली ही फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स वाली कमांड की तरफ चला जाएगा, और अगर दूसरी जो हमारे पास फॉल्स होती है या कंडीशन फॉल्स होती है तो वो फिर एल्स वाली ही कंडीशन की तरफ चला जाएगा। इसका फ्लो चार्ट देखें ना, इसमें काफी डिटेल में आपको समझ भी आ जाएगी। इसकी सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन में ये बताया गया है कि अ डिसीजन स्ट्रक्चर्स कैन बी अ नेस्टेड इनसाइड अनदर डिसीजन स्ट्रक्चर। मतलब कि एक ऐसा सिनेरियो, ये देखिए ना, एक पूरा एक फ्लो चार्ट आपको गिवन है, उसमें आपको एक नेस्टेड एक घोंसला गिवन है। ये देखें पूरा एक घोंसला गिवन है, और इस घोंसले के अंदर एक नेस्टेड मतलब कि एक और घोंसला गिवन है। तो दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर या इफ एलएस एल्फ कंडीशन स्ट्रक्चर। इन दोनों की हमारे पास एग्जांपल जो है, वो जो डेफिनेशंस हैं वो सेम ही है। अब देखिए जो फर्स्ट हमारे पास कंडीशंस हैं वो ये है कि फर्स्ट कंडीशन में हमने ये पूछा है कि सैलरी आपकी 30,000 या 30,000 से ज्यादा है। एक जगह अगर आप अप्लाई जॉब कर रहे हैं, अगर एक साल में अगर 30 या 30 से ज्यादा सैलरी आप अर्न करते हैं, तो ये कंडीशन हमने चेक करनी है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कंट्रोल ऑटोमेटिकली दूसरी कंडीशन की तरफ चला जाता है, और उस दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है, वो ये पूछता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 2 साल से ज्यादा का जॉब कर चुके हैं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है, देन ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोल प्रिंट वाली कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, और उसमें ये है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर द लोन। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी ये वाली प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट होगी, और उसमें लिखा हुआ होगा कि यू मस्ट हैव बीन ऑन योर करंट जॉब फॉर एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ द क्वालिफाइड। अब ये चीज और ये वाली प्रिंट कमांड और ये वाली प्रिंट कमांड दोनों सेम है, क्योंकि ये वाली भी फॉल्स के लिए अप्लाई हो रही है और ये वाली भी जो है वो फॉल्स के लिए ही अप्लाई हो रही है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, वो जो नेस्टेड इनसाइड स्ट्रक्चर है, वो कंडीशन ये वाला है, इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर्स में या इफ एलएस एल्स स्टेटमेंट में उसकी डेफिनेशन ये है कि अ डिसीजन स्ट्रक्चर कैन बी अ नेस्टेड इनसाइड अनदर डिसीजन स्ट्रक्चर। कि एक ऐसा डिसीजन स्ट्रक्चर जो हम लेते हैं, एक ऐसा डिसीजन, अब ये देखिए ये कंडीशन लगाई हुई है, इस कंडीशंस के अंदर एक हमारे पास ऑलरेडी डिसीजन स्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर। नेस्टेड क्यों कहा जाता है कि एक हमारे पास घोंसला होता है और उस घोंसले के अंदर एक घोंसला होता है, तो दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। इसमें सिंपल इसका एक अभी हम प्रोग्राम भी करते हैं। एक प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी इस चीज का लिख के रखा हुआ है, वो यही चीज का, ये जो आपको एग्जांपल गिवन है कि डिटरमाइन इफ द समवन qualified for the loan, they must meet two conditions. First condition, must earn at least 30,000 per years, must have been employed for the least of the 2 years. ये दोनों कंडीशंस हम प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे। ये उसका फ्लो चार्ट भी है, और ये प्रोग्राम मैंने लिख रखा है। मैंने कहा टाइम काफी हमारे पास लग जाता है लिखते लिखते, इसकी एक एक लाइन में आप लोगों को समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, नेम कॉन्स्टेंट्स, जिन वेरिएबल्स को हम कहते हैं मिनिमम सैलरी इज इक्वल टू 30,000। मैंने ऑलरेडी इसको गिवन दे दी कि ये 30,000 जो है ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद मिनिमम सैलरी जो है ये भी हमारे पास जो कंडीशंस हैं दोनों के, सैलरी इतनी होनी चाहिए और मिनिमम सैलरी जो है वो 2 है, तो ऑलरेडी हमने इसको एज अ नेम कांस्टेंट जो है वो दे दिया है। चैप्टर नंबर 2 में आपने नेम कांस्टेंट को काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है कि हम इसको क्यों क्रिएट करते हैं। सेकंड थर्ड जो स्टेटमेंट है उसमें हमने यूजर से वैल्यू गेट करवानी है। सैलरी इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट इंटर योर एनुअल सैलरी। ठीक है, अगर जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वो यूजर से पूछेगा कि आपकी एनुअल सैलरी एक साल में आप कितना अर्न कर सकते हैं। वो 35 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो 25 फ्लोटिंग हमने इसलिए रखी है कि सैलरी जो होती है आपकी पॉइंट्स फ्लोट्स में भी आ सकती है। ईयर्स ऑन द जॉब्स, ये भी हमने यूजर से वैल्यू गेट करवानी है। ईयर्स हमेशा आपके इंटीजर्स टाइप में होते हैं। इंटीजर इज इक्वल टू इनपुट इंटर द नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ द एम्प्लॉयड, कि आप कितने साल जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर चुके हैं। ये कंडीशन यहाँ पे बेसिक्स है कि आप ऑलरेडी जो है वो हर प्रोग्राम में ये चीजें लिखते हैं, यूजर से वैल्यू गेट करवाते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट करवाते हैं। अब आ जाता है जी हमारे पास नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर्स का सिनेरियो। ये देखिए
ये जो चीज है यहां से लेके यहां तक, ये है, दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर। यहां तक देखिए, फर्स्ट सबसे पहले एक हमने लाइन एग्जीक्यूट करवाई है कि इफ सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम सैलरी। अब ये मिनिमम सैलरी क्या है? ये मिनिमम सैलरी ऑलरेडी मैंने यहां पे क्रिएट कर चुका हूं एज अ नेम कांस्टेंट, ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। वो पूछ रहा है सैलरी, एक वेरिएबल्स क्रिएट किया है सैलरी, ये वाला सैलरी, ये जो यूजर से हम वैल्यू गेट करवा रहे हैं, ये इस चीज का कह रहा हूं। सैलरी इज इक्वल टू कि यूजर जो भी वैल्यू पुट करवाता है यहाँ पे, वो अगर मैं 25 पुट करवाता हूं तो वो 25 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जो मिनिमम सैलरी है उसमें 30,000 गिवन है, तो वो देखेगा कि ये कंडीशन ट्रू होती है या अब ये देखिए ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ऑटोमेटिकली जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस पूरे नेस्टेड का, ये देखिए ये पूरा नेस्टेड यहाँ पे गिवन है होल का, इसके बिल्कुल नीचे जो एल्स वाली कंडीशंस गिवन है ऑटोमेटिकली ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी और लिखा हुआ आ जाएगा कि यू मस्ट अर्न एटलीस्ट 30,000 पर ईयर फॉर क्वालिफाइड फॉर द लोन। ये चीजें, ये जो चीज है वो प्रिंट आउट हो जाएगी। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मैं यहाँ पे 35 कर देता हूं, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोल, ये देखिए जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हमारा इस नेस्टेड इनसाइड स्ट्रक्चर्स के अंदर चला जाएगा। ये देखिए इस चीज के अंदर चला जाएगा, ये देखिए अब ये एक होल मैंने एक यहाँ पे लगाया है, दिस इज अ नेस्टेड, मेन नेस्टेड है, मेन नेस्टेड है, उसके अंदर जो है ये वाला नेस्टेड ऑलरेडी हमने क्रिएट कर लिया, दिस इज कॉल्ड अ इनसाइड नेस्टेड। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द नेस्टेड इनसाइड स्ट्रक्चर या नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर भी हम इसको कह सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोल कहां पे चला जाएगा, इफ द ईयर्स ऑन द जॉब्स मिनिमम सैलरी, कि अगर मिनिमम सैलरी क्या है कि फिर वो पूछेगा कि सेकंड कंडीशन को चेक करेगा कि आप जो जॉब कर रहे हैं यूजर से जो वैल्यू गेट करवाई है वो अगर वो 2 पुट करता है या 2 से ज्यादा पुट करता है, अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कंट्रोल है इस वाली प्रिंट, इसके बिल्कुल इसके नीचे जो प्रिंट की कमांड हमने लिखी होगी वो जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस इफ के नीचे जो एल्स लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली ये वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये बेसिक्स सिंपल जो चीजें थी ना जो हम इफ एल्स में भी पढ़ चुके हैं कि अलाइंस हमारे पास क्या होते हैं और हमारे पास बाउंड्रीज में हम किस किस चीज को रखते हैं, तो ये चीजें हमारे पास नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर में भी सेम ही अप्लाई होती हैं। अभी इसके बाद जब हम इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे और जो प्रोग्राम मैं आप लोगों को दूंगा तो आप लोगों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा काफी इजी लगता है आपको डेवलप करने। अब देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे सिर्फ जस्ट 2 कंडीशंस ही अप्लाई की गई हैं, 2 ही कंडीशंस थी। अगर मल्टीपल्स कंडीशंस हमारे पास होती हैं तो वो आपका स्ट्रक्चर काफी बड़ा हो जाता है और नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर में प्रोग्राम को लिखते हुए काफी डिफिकल्टीज आती हैं। तो इसलिए हमने उसका वर्जन चेंज किया और उसमें इफ एल्फ एल्स कंडीशंस को अप्लाई किया। इफ एल्फ एल्स कंडीशंस में कोई भी प्रोग्राम लिखते हुए काफी इजी रहता है, उसको प्रोग्राम को समझना भी काफी इजी ही होता है। अब इस प्रोग्राम्स को हम क्या करते हैं कि सेव एज करते हैं। सेव एज करने के बाद हम इसको जाते हैं जी सी में जाते हैं और यूजर में जाते हैं इस जगह पे, और इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे .py ऑलरेडी सेव है, .py में सेव कर देते हैं और अपने इस कमांड लाइन में जाते हैं cmd लिखते हैं python स्पेस .py इंटर योर एनुअल सैलरी। यहाँ पे वो एनुअल सैलरी पूछेगा। अब यहाँ पे अगर मैं 25,000 दे देता हूँ तो दिस इज नॉट इज इक्वल टू 30 और 30,000 या इससे जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो फिर नेक्स्ट पूछेगा। यहाँ पे अगर मैं 2 भी पुट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो यही कहेगा कि यू मस्ट अर्न एटलीस्ट 30,000 पर ईयर क्वालिफाइड, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो चुकी है। आप लोग बच्चे म्यूट रखें। तो नेक्स्ट हम अगर फिर इस प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं CCC.py और अगेन इसको अगर मैं यहाँ पे 35,000 दे देता हूँ और अगेन यहाँ पे मैं 3 ईयर दे देता हूँ तो ऑटोमेटिकली यू आर क्वालिफाइड फॉर द लोन।
तो फिर वो हमें जो कंडीशन ट्रू है, द यू आर क्वालिफाइड फॉर द लोन, क्योंकि दोनों कंडीशन, जो पहली कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, और नेक्स्ट जो नंबर ऑफ द ईयर ऑफ एम्प्लॉयड 3 है, और ये भी ज्यादा है कंडीशन से, वो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो जो प्रिंट की कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो दिस इज अ प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड इनसाइड स्ट्रक्चर। कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों का? एक सेकंड में क्वेश्चन देख लूं क्या है। प्रोग्राम रिकॉर्डिंग हो रहा है बच्चे। इस प्रोग्राम में आपको क्या समझ नहीं आ रही, मैं रिपीट कर देता हूँ। चले, इस प्रोग्राम में सिंपल ये है कि दो नेम कॉन्स्टेंट्स हमने क्रिएट किए हैं, वो ऑलरेडी हमने उनको वैल्यूज गिवन करा दी हैं। तो उसके बाद यूजर से वैल्यू गेट करवाई है, ये यूजर से वैल्यू गेट करवा दी है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है, ये दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड इनसाइड स्ट्रक्चर्स है, कि देखिए ना, इफ की कमांड्स के अंदर एक इफ की कमांड्स हमने लिखी है। अब इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो इफ एल्स की स्टेटमेंट्स हम पढ़ रहे थे ना, कि अगर इस इफ को मैं अगर यहां से स्टार्ट करता हूँ तो वो आपको एरर देगा। तो इसलिए उस जब कंडीशन ट्रू होती है, तो उस जब जिस जो कंडीशन ट्रू हम लिखते हैं, अब ये देखिए ना, प्रोग्राम आपका क्या था, प्रोग्राम आपका ये था कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी, तभी आपकी सेकंड इफ की कंडीशन कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर तो ये फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल यहाँ पे चला जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ऑटोमेटिकली ये वाली इफ की कमांड सेकंड कंडीशन की तरफ चला जाएगा। सेकंड कंडीशन कौन सी थी? वो ये थी कि यू मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड एटलीस्ट 2 इयर्स। तो इसी प्रोग्राम में हमने यही देखना है कि अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल उसके उस स्ट्रक्चर के अंदर ही रहेगा। ये देखिए ना, ये चीज समझनी जरूरी है, और इस चीज को मैं पहले इफ एल्स जो लास्ट टॉपिक्स थे उसमें भी मैं बता चुका हूं कि अलाइंस के लिए हम, अब ये देखिए ना, ये आउटसाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड आउटसाइड स्ट्रक्चर और दिस इज कॉल्ड इनसाइड स्ट्रक्चर। ये देखिए, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमेशा हमारे पास, दिस इज कॉल्ड आउटसाइड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड इनसाइड स्ट्रक्चर। अब ये कंडीशन जब हमारे पास ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हमारा इसकी तरफ चला जाएगा, और फिर जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली ये वाली इसके अंदर जो चीज लिखी हुई होगी वो ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिकली इस एफ के नीचे ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। बिल्कुल इफ एफ के नीचे जो चीज लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल ये बाहर वाला एल्स जो है वो लिखा हुआ है जो वो ही एग्जीक्यूट वो कर देगा। तो ये सिंपल प्रोग्राम था, इसमें कोई ऐसी कोई लॉजिक्स नहीं थी। तो ये सिंपल प्रोग्राम था, ये आप लोगों ने इसमें करा भी दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंस क्या है कि इंपॉर्टेंट टू यूज अ प्रॉपर इंडेंटेशन टू अ नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट फॉर अ पाइथन इंटरप्रेटर्स मेक्स अ कोर्स मोर रीडेबल फॉर अ प्रोग्रामर्स। काफी अच्छा होता है, रीड कर सकते हैं प्रोग्राम को हम। रूल्स क्या है फॉर द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स में, वही सिंपल जो आप लोगों को मैंने बताया था कि एल्स क्लास शुड अलाइंड विद मैचिंग इफ क्लास। ये देखिए ना, जो एल्स क्लास है, ये वाला एल्स और ये वाला इफ जो है ये आपके अलाइंड होने चाहिए, मतलब कि बिल्कुल बाउंड्री के साथ अटैच्ड होने चाहिए। और अंदर वाले जो है वो इफ और एल्स जो है वो आपके बिल्कुल अलाइंड होने चाहिए, ऊपर नीचे होने चाहिए। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। स्टेटमेंट्स इन द ईच ब्लॉक मस्ट बी अ कंसिस्टेंटली इंडेंटेड। आपकी हर जो ब्लॉक की स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी इंटेंडेंट होनी चाहिए, मतलब इस ब्लॉक की जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसकी इंटेंडेंट्स हो रही है, बिल्कुल इसके नीचे लिखा है, क्योंकि कंडीशन जो ट्रू होती है तो उसके नीचे जो ट्रू होने वाली कंडीशंस हैं वो हम उसको वो अप्लाई करवाते हैं। इस चीज का आप लोगों ने इस नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर्स में काफी ख्याल रखना होता है। इसलिए देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल इसमें एक और चीज मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल इस चीज में इस इफ के कंडीशंस के बाद अगर एक और कंडीशंस हमारे पास आ जाती है तो इस इफ के नीचे मुझे लिखना पड़ता, तो फिर वो आपका आपका जो सिनेरियो है वो बिल्कुल ऐसे क्रिएट हो जाता है। जब प्रोग्राम बड़े हो जाता है नेस्टेड डिसीजन में तो वो काफी रीडेबल नहीं होता। तो इसके लिए वो हमने इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट्स को इसका जो वर्जन है वो हमने स्पेसिफिक वर्जन जो है वो डिसीजन स्ट्रक्चर का जो है पाइथन ने क्रिएट किया हुआ है। अब आ जाते हैं, मुझे इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट्स की तरफ जाने से पहले मुझे आप सब लोग चैट में बताएं कि नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर में कोई क्यूरी आप लोगों की है, फिर हम आगे चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। आप सब लोग मुझे चैट में बताएं।
चले, सही है, सही है, सही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अच्छा, इसका भी सेम वही काम है जो प्रोग्राम आपकी नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर से होते हैं, वही आप इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल इसका वर्जन का डिफरेंट है। वर्जन से डिफरेंट इसलिए है कि इसको थोड़ा सा काफी इजी वे से बनाया गया है। ये चीज काफी इजी है, मतलब कि इसको डिजाइन करना, इसको लिखना काफी इजी है। If else statement is a special version of the decision structure का एक special version है, makes a logic of a nested decision structure simpler to write, can include a multiple elf statement। देखिए सिंपल, इस जगह पे मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल ये इसी जगह में यहाँ पे इसमें देखें। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता देता हूं कि अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, अब ये देखिए ना, यहाँ पे जस्ट 2 स्टेटमेंट्स काम कर रही हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं। अगर यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स होती तो ट्रू के बाद मुझे एक और यहाँ पे डायमंड क्रिएट करना पड़ता, ठीक है, और उसके लिए अगेन मुझे एक येस के लिए अलग और एल्स के लिए अलग क्रिएट करना पड़ता, ठीक है। इसके लिए सिंपल एक और देखिए, अगर इस तरह से फ्लो चार्ट हमारे पास बड़े होते जाते हैं। तो इसी चीज को अगर नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर्स में लिखना होता है ना, तो वो काफी डिफिकल्टीज आ जाती हैं बाद में, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है बिल्कुल इस सिनेरियो से एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अगर मैं आप लोगों को इस सिंटैक्स के बारे में बता देता हूं कि अगर हमारे पास कितनी भी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कितनी भी कंडीशंस आ जाएं हमारे पास, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल उसका जो सिंटैक्स है, उसका सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले आप इफ की कंडीशंस अप्लाई करवाएंगे। इफ की कंडीशंस आप लिखेंगे, जो कंडीशंस फॉर एग्जांपल जो पहले हमारे पास कंडीशन थी वो ये थी कि अगर आप 30,000 से ज्यादा एनुअल ईयर्स कमा रहे हैं, वो ये कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके नीचे ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर वो एल्स वाली कंडीशन है, कि एल्फ वाली कंडीशन हमारे पास कौन सी है, कि अगर फॉर एग्जांपल आपका सेकंड जो स्टेटमेंट्स थी, कि उसमें हमारे पास 2 ईयर्स से हमारे पास थी, तो मल्टीपल्स कंडीशंस के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर्स को जो एग्जीक्यूट करवाते हैं। अगर 2 कंडीशंस हमारे पास आ जाती है, 3 कंडीशंस हमारे पास आ जाती है, 4 कंडीशंस आ जाती हैं, तो बिल्कुल पहली कंडीशन के साथ आप इफ लिखेंगे, सेकंड कंडीशन के साथ एलएफ, थर्ड के साथ भी एलएफ, जो लास्ट वाली कंडीशन जो आपने एल्स करवानी होती है वो बिल्कुल एंड पे आप उसको लिखेंगे। इसके लिए बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जो है इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। और नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर में जब आप एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से एग्जीक्यूट होगा, तो उसको काफी डिफिकल्टीज आ जाती हैं, काफी रीडेबल के लिए, रीड करने के लिए काफी डिफिकल्टीज में होता है। अब इसमें इस सिनेरियोज में कौन कौन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन उससे पहले वही अलाइनमेंट्स वाला जो सिनेरियो है वो ये है कि अलाइनमेंट यूज द इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट जो है बिल्कुल अलाइनमेंट्स में होने चाहिए, बिल्कुल सेम अलाइंड होने चाहिए। आपकी इफ, आपकी एल्फ एल स्टेटमेंट बिल्कुल अलाइंड होनी चाहिए। लेकिन जो कंडीशनल्स जो एग्जीक्यूशंस हैं, ब्लॉक्स जो हैं आपके स्टेटमेंट्स के, वो आपके इंटरनेट होने चाहिए, बिल्कुल साइड पे उनका ब्लॉक आपका साइड पे होना चाहिए, जिस तरह इफ एल्स कंडीशंस में हम करते थे। ये देखें, इसके लिए अलग आपके लिए है और इसके लिए अलाइंड है, और ये दिस इज इंटरनेट ब्लॉक्स, ठीक है। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि दिस इज कॉल्ड अ सिंटैक्स। Can be accomplished by nested if else code become a complex and intenders can cause problematics long lines। वो यही बता रहा है कि नेस्टेड में अगर कोई प्रोग्राम आप लिखेंगे तो वो काफी कम्प्लेक्स हो जाता है, अगर आपके पास काफी ज्यादा कंडीशंस आपने अप्लाई करवानी होती हैं। लेकिन इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट्स इज नेवर रिक्वायर्ड बट अ लॉजिकल इजी टू फॉलो। लेकिन अगर आप इसमें अगर कोई प्रोग्राम आप लिखते हैं तो वो काफी उसमें लॉजिकल प्रोग्राम्स को भी लिखने के लिए काफी, आप अगर बाद में भी रीड करते हैं तो वो काफी इजी रहता है आपके लिए। अब इसमें देखें, एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम्स बुक में भी अवेलेबल है। बुक में ये है कि बिल्कुल यही सेम फ्लो चार्ट भी गिवन है। उसमें ये है कि इसमें हमारे पास ग्रेड्स, अगर आप अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सब्जेक्ट में आपके ने ग्रेड्स को देने हैं कि कितने ग्रेड्स आए हैं, आपने सिंपल क्या करना है कि आप सबसे पहली जो कंडीशंस हैं वो ये अप्लाई करवानी है कि अगर स्कोर जो है, आपकी जो मार्क्स है ग्रेटर देन और इक्वल टू 19 है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ऑटोमेटिकली ये वाली प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा कि प्रिंट योर ग्रेड इज अ ए, ठीक है।
और अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स होती है तो वो सेकंड कंडीशंस के बारे में चला जाए कि अगर 90 या 90 से ज्यादा नहीं है तो वो ये पूछेगा कि 80 या 80 से ज्यादा है, 80 या 80 से ज्यादा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ऑटोमेटिकली वो ये वाला ग्रेड को प्रिंट आउट कर देगा कि प्रिंट योर ग्रेड इज अ बी, ठीक है। और अगर फॉल्स होती है तो फिर वो ये पूछेगा कि ये कंडीशंस आपके स्कोर 70 या 70 से ज्यादा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो ये वाली प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट करेगा। और अगर फॉल्स होती है तो फिर वो ये पूछेगा कि आपके मार्क्स 60 या 60 से ज्यादा है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका ग्रेड जो है वो डी होगा। अगर इससे कम मार्क्स हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोग्राम है, वो आपका जो सब्जेक्ट है वो इस चीज को प्रिंट कर देगा और इसमें ये लिखा हुआ है कि योर ग्रेड इज अ एफ, मतलब कि आप फेल हैं। तो ये ही सेम प्रोग्राम जो है आप नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर के साथ भी कर सकते हैं, और यही सेम प्रोग्राम आप जो है इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट के साथ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस इज योर असाइनमेंट्स जो आपने कल वाला पूरा दिन है। कल आप 12 कल क्लास से पहले, मतलब कि आज या फिर कल क्लास से पहले आप लोग इस चीज को आपने मुझे ईमेल करना है। यही सेम प्रोग्राम आपने बुक से देख के लिखना है। बुक में अवेलेबल है, नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर में भी अवेलेबल है, और आपकी इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट्स में भी अवेलेबल। उसको देख के लिखें, उसको एग्जीक्यूट करें। और अगर किसी लाइन की समझ नहीं आएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को समझ आ जाएगी तो मैं किसी भी रैंडमली किसी बच्चे से मैं जो है प्रोग्राम्स के बारे में पूछ सकता हूँ कि स्टेटमेंट्स में क्या आप लोगों ने किया, इस तरह ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है जो आप लोगों ने कल मुझे क्लास से पहले ही जी पेज में लिख दें, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशंस हैं वो मुझे आप दिखाएंगे कंप्यूटर में, मुझे स्क्रीनशॉट जो है वो मेल कर दीजिएगा। ये दिस इज योर असाइनमेंट जो कल आपने क्लास से पहले जो है मुझे सबमिट करानी है। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलने से पहले मुझे बता दें कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ जाएगी, आ गई है, कोई क्यूरी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें अभी। चलें, सही है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स में जाने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में बच्चे आप पेज पे भी कर सकते हैं और इसको आप एग्जीक्यूट करवा के उसकी मुझे आउटपुट नजर आनी चाहिए कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर में उसकी आउटपुट मुझे आप लोगों ने दिखानी है। अच्छा, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपके टाइम्स काफी कम रह गया, तो इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद लिंक मैं आप लोगों को दोबारा सेंड कर दूंगा। अच्छा, लॉजिकल्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ लॉजिकल्स ऑपरेटर्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप अगर पाइथन पढ़ रहे हैं, अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, अगर आप सी शार्प पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, तो उसमें लॉजिकल्स ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है। ये आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो आज काफी अच्छी समझ आ जाएगी। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको समझना है, व्हाट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्योंकि आपकी अगर बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर आपको इस सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर कहीं भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपके लॉजिकल्स ऑपरेटर्स जो है वो यूज हो जाते हैं। लॉजिकल गेट्स जिनको कहते हैं, कि उसमें हमारे पास क्या होता है, वो सारा आज मैं आपको डिटेल में बता दूं। इसकी डेफिनेशन ये है कि ऑपरेटर्स दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन। व्हाट इज अ बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए, मैंने जितने भी इस चैप्टर नंबर 3 में हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होती है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि ऐसी एक्सप्रेशंस जो हम किसी भी इफ की कमांड में या इफ एल्स की कमांड में या नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर में या इफ एल्स एल्फ कंडीशन में हम कोई भी कमांड जो लिखते हैं इफ के साथ, फॉर एग्जांपल एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन वाई, या फिर एक्स, जिस तरह भी हम पीछे जो प्रोग्राम कर चुके हैं, एक सेकंड, ग्रेटर देन और सॉरी ये वाई। तो देखिए ये एक कमांड्स हैं, ये जो चीजें लिखी हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ बुलियन एक्सप्रेशन। इनको हम बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं।
अब देखिए ना, हमने पीछे जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं उनमें जस्ट एक एक ही हमने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया, मतलब एक बुलियन एक्सप्रेशन, दिस इज अ वन बुलियन एक्सप्रेशन, दिस इज अ सेकंड बुलियन एक्सप्रेशन। तो इस चीज का हमने लास्ट जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं ना, तो एक ही की कंडीशंस में एक कोई प्रोग्राम आप लोगों को ये वाला देखिए, इसमें देखिए, अभी देखिए ना, इसमें मैंने जस्ट एक ही बुलियन एक्सप्रेशन लिखी है। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड वन बुलियन एक्सप्रेशन एंड दिस इज कॉल्ड अ सेकंड बुलियन एक्सप्रेशन। तो अलग अलग मैं लिख रहा हूं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लॉजिकल ऑपरेटर इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल्स एक्सप्रेशन, दो बुलियंस एक्सप्रेशंस को आपस में जोड़ के लिखना होता है, तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स बुलियंस एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे पास जिनके जिनके नेम क्या हैं, जिनके नेम हमारे पास इस सब्जेक्ट में जस्ट आपको तीन पढ़ाए गए, लेकिन बेसिकली ये काफी ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला जो आपका है लॉजिकल ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर। सेकंड वन इज कॉल्ड और ऑपरेटर्स एंड थर्ड वन इज अ नॉट ऑपरेटर। ये जो तीन ऑपरेटर्स हैं, ये हम आज के लेक्चर्स में इनको कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑपरेटर्स एंड और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इसमें आपके बाइनरी ऑपरेटर्स आ जाते हैं। मतलब क्या है? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि आपकी जो टाइम है, क्योंकि अभी आगे अगर मैं चला गया तो फिर वो गैप आ जाएगा और फिर दोबारा से समझाना पड़ेगा। डेफिनेशंस मैंने बता दिया है, मैं आप लोगों को दोबारा यहाँ पे क्लास को स्टॉप करके दोबारा आप लोगों को लिंक सेंड कर रहा हूँ। वेलकम बैक क्लास। अच्छा, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने एंड और ऑपरेटर्स के बारे में मैं ये बता रहा था कि देखें, सिंपल जो हमारे पास एंड ऑपरेटर्स एंड और ऑपरेटर जो होते हैं, और अलाउ, एक सेकंड में ये इनको एडमिट कर लूं। सिंपली यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि एंड और ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। बाइनरी में क्या होते हैं कि बाइनरी हमारे पास दो डिजिट्स होते हैं। ये आप लोग को बहुत बेसिक्स पढ़ चुके हैं कि बाइनरी में हम क्या करते हैं कि बाइनरी में हमारे पास दो डिजिट्स होते हैं, एक 0 एंड 1 होता है, जो हम यूज करते हैं, जो कंप्यूटर्स की लैंग्वेजेस में हम यूज करते हैं। 0 इज फॉर फॉल्स, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। अगर 1 इज फॉर अ ट्रू, ये चीज आप लोगों ने ख्याल करनी है कि जहां पे भी 0 का इस्तेमाल हो रहा होगा, जहां पे भी 0 का हम यूज करेंगे, दिस इज फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड दिस 1 इज फॉर अ ट्रू स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि आप सिंपल इसमें ये है कि अ लॉजिकल and operators and the or operators allow you to connect a multiple boolean expression to create a compound expressions। सिंपल यह है कि आपके पास दो स्टेटमेंट्स होंगी। आपके पास पहली स्टेटमेंट आएगी और उसके उसके दरमियान में आप सिंपल लिखेंगे, एंड लिखेंगे, या अगर एंड नहीं लिखेंगे तो या तो फिर और लिखेंगे और फिर उसके बाद आप सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे। आगे समझ, दिस इज कॉल्ड अ बुलियन एक्सप्रेशन एंड दिस इज कॉल्ड अ बुलियन एक्सप्रेशंस। और इन दोनों को मिलाने के लिए आप एंड लिखेंगे या और लिखेंगे। जिस तरह हम सिंपल इंग्लिश में भी अगर कोई स्टेटमेंट हमने लिख रहे होते हैं, कोई भी हम लाइन लिख रहे होते हैं, तो मैं वहां पे जा रहा था और मुझे वो मिल गया, तो ये दोनों कंडीशंस को, दोनों स्टेटमेंट्स को ये हमने मिलाया है। ठीक है, तो इसके लिए हम एंड यूज करते हैं या और यूज करते हैं। ये तो आ गया सिर्फ एंड और के लिए। अब आ जाती है बारी आपकी नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर बेसिकली आपका यूनरी ऑपरेटर्स होता है। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसमें जस्ट आप एक ही जो है स्टेटमेंट्स, वो कंडीशन जो है बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जिस तरह हम प्रीवियस जितनी भी इफ कंडीशंस पढ़ी है, इफ एल्स कंडीशंस पढ़ी है, उसमें जस्ट हमने एक ही कंडीशंस लिखी है। वो कंडीशंस क्या थी? फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू y, दिस इज कॉल्ड अ बुलियन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इफ भी लिख देता हूँ, आप लोगों को सही समझ आ जाएगी इफ। ठीक है, अब इफ है और उसके आगे कंडीशन लिखी हुई है x इज इक्वल टू y, दिस इज अ बुलियन एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके साथ नॉट लगा देता हूँ, ये वाला नॉट, ये देखें यहाँ पे इसके साथ नॉट शुरू में स्टार्ट में लगा देता हूँ, तो उसका मतलब ये होगा कि x इज नॉट इक्वल टू y। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है कि यूनरी ऑपरेटर्स होता है नॉट, रिवर्स
द ट्रूथ, यानी कि इसका जो ट्रूथ होगा ना, कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ये x इज इक्वल टू वाई, ये एक ट्रूथ है, लेकिन इसका रिवर्स क्या होगा, x नॉट इक्वल टू वाई। जिस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है कि रिवर्स द ट्रूथ ऑफ इट्स अ बुलियन ऑपरेंड। सिंपल इस चीज का मैं आप लोग एक सेकंड यहाँ पे, एक सेकंड, ये इसको मैं क्लोज कर दूं ना, ये ऐसे और ऐसे। अब देखिए ना, सिंपल यहाँ पे कोई हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं हो, इसी चीज को देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये जो प्रोग्राम है, इससे पहले मैं यहाँ पे सिंपल एक पैरेंथेसिस यहाँ पे इनको क्लोज कर देता हूँ स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे, एंड और इससे पहले अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नॉट, ये नॉट लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड अ नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और इसका मतलब ये होगा कि वो मैं इससे पहले ये पूछ रहा था ना कि years ऑन जॉब ऑफ मिनिमम या इज इक्वल टू 2 year, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तब भी ये वाली कंडीशन जो है एग्जीक्यूट आपकी होगी। अगर इस चीज को भी छोड़ दें कि नॉट नहीं लिखा हो, इसका मतलब ये है कि जो साल है वो 2 या 2 से ज्यादा होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर मैं इससे पहले 2 लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूंगा तब भी ये कंडीशन ट्रू होगी। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर नॉट लॉजिकल ऑपरेटर लगाने से कंडीशन हमारी रिवर्स काम करती है, रिवर्सल उसका काम करती है, मतलब कि उसका उलट काम करेगी। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। सिंपल इसमें अभी हम इसको काफी डिटेल में पढ़ते हैं। इस स्लाइड्स में और इस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को इस पूरे इसमें इनकी डायग्राम्स नहीं बताई गई। डायग्राम्स भी इनकी हैं, वो हम डायग्राम्स भी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। बेसिकली डायग्राम्स का की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एज अ नॉलेज, एज अ फॉर स्टडी पर्पज में आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द एंड ऑपरेटर? व्हाट इज द एंड ऑपरेटर की जो डायग्राम है वो हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स है तो 2 इनपुट्स हमारे पास होंगी, ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, मतलब में 2 बुलियन एक्सप्रेशन होंगी। दिस इज कॉल्ड 2 बुलियन एक्सप्रेशंस। और उसके बाद इसकी डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं जी, इसको यहाँ से क्लोज करवा देते हैं। ये दिस इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर्स, एंड उसके बाद आपकी आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड ए एंड दिस इज कॉल्ड बी एंड दिस इज कॉल्ड सी। ये इनपुट्स हैं एंड इसके अंदर जो हमारे पास ऑपरेटर्स है वो फाइंड आउट होगा कि क्या करना है इसके साथ, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशंस हैं, एक्स यहाँ पे हम लिख देता हूँ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। यहाँ पे सिंपल जस्ट फॉर मैं यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन, ये 1 बुलियन एक्सप्रेशन है, ये 2 बुलियन सेकंड बुलियन एक्सप्रेशन है। इनको हमने एंड ऑपरेटर के साथ हमने जो है वो मैच किया है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो अभी आप देख सकते हैं। सिंपल इसका जो ट्रूथ टेबल है वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स यूज हो रहा है, लेकिन फॉल्स के लिए फॉल्स की बजाय हम यहाँ पे 0 यूज करेंगे और ट्रू के लिए हम यहाँ पे 1 यूज करेंगे। उससे मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे समझ आ जाएगी। ट्रूथ टेबल ये है कि सिंपल अगर यहाँ ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है जी, 0 है, ए पोजीशन 0 एंड देन इसका रिजल्ट भी हम यहाँ पे लिख देते हैं 0, ठीक है। एंड अगेन इसको मैं लिख लूँ, फिर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। 0 एंड 1 आ जाएगा हमारे पास और इसका रिजल्ट भी हमारे पास 1 ही आएगा। एंड 1 एंड 0 एंड यहाँ पे कंडीशन हमारे पास 1 आ जाएगी एंड अगेन 1 1 हमारे पास ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल सेम एज इट इज आपका यहाँ पे ट्रूथ टेबल गिवन भी है और यहाँ पे हमने क्रिएट भी कर दिया है, लेकिन इससे आपको मेरे ख्याल से काफी इजी तरह से इजी समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल, ये ऐसे, ठीक है। ये ए है हमारे पास, ये ए है फॉर एग्जांपल इनपुट है, ये बी इनपुट है, ये सी आउटपुट है, ठीक है। अब देखिए एंड में बेसिकली क्या हो रहा होता है, एंड में आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ए है मल्टीप्लाई बाय बी है, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसका आंसर जो आएगा वो सी आएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल ए की जगह पे मैंने 0 लगाया है और बी की जगह पे भी 0 लगाया है, तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा।
अब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर भी आंसर हमारे पास 0 ही आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 फिर भी आंसर हमारे पास 0 आ जाता है, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बेसिकली आपका आंसर जो है इनको हम अगर मल्टीप्लाई करें 1 को 1 के साथ, इजी सा है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो इसमें क्या है कि 1 फॉर जो ट्रू है वो ट्रू क्या है हमारे पास 1 है, और फॉल्स जो है वो हमारे पास 0 है। इसी तरह जो एक्सप्रेशंस आपकी गिवन है, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स ही आएगा, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स ही आएगा, ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू हमारे पास सिर्फ जस्ट ट्रू होता है। बाकी जितनी भी कंडीशंस होती हैं हमारे पास वो फॉल्स ही होती हैं। इनकी डेफिनेशन में क्या बताया कि टेक्स अ टू बुलियन एक्सप्रेशन एज ऑपरेंड्स create compound Boolean expression that is a true only when the both sub expression is a true। वो यही कह रहा है कि इनमें से सिर्फ अगर दोनों कंडीशन ही ट्रू होती हैं तब भी रिजल्ट हमारे पास ट्रू ही आएगा। मतलब क्या है, इस चीज को मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर हमारे पास मैं एक ऐसी वैल्यूज गेट करवाता हूं जिसमें हमारे पास ए, ये वाली कंडीशन भी ट्रू होती है, मतलब कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी भी है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू होती है, और बी ग्रेटर देन सी भी है, तब भी अगर कंडीशन ट्रू होती है तब हमारे पास जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा। अदरवाइज हमारे पास जो है वो फॉल्स की तरफ चला जाएगा। ये फॉल्स वाली कंडीशन बन गई और दिस इज फॉर अ ट्रू। ये एंड ऑपरेटर हम इसलिए यूज कर सकते हैं। इस चीज की मेरे ख्याल में अभी आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज और ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स में हमारे पास बिल्कुल उलट है इस चीज का, एंड ऑपरेटर का उलट है। इसमें भी हमारे पास जो है आपकी दो ही आउट इनपुट्स यूज होती हैं। इसकी डायग्राम हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और ऑपरेटर्स की। इसमें हमारे पास दो हमारे पास इनपुट्स आएंगी, मतलब कि दो बुलियन एक्सप्रेशंस आएंगी, और इसके लिए हम इसकी डायग्राम ट्राई मारते हैं। अगर हमारे पास क्रिएट हो जाती है तो देख लेते हैं। ऐसे हो गई एंड that one, this is called or operators, और यहाँ पे हमारे पास आ गई आउटपुट। दिस इज अ इनपुट एंड दिस इज अ इनपुट एरिया एंड दिस इज अ आउटपुट एरिया। मतलब यहाँ पे हम कोई भी जो है एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे और जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाए। दिस इज अ ए, दिस इज अ बी एंड दिस इज अ सी। इनका ट्रूथल टेबल भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कि ये 0 है एंड दिस वन इज आल्सो 0, तो वो फॉल्स होगा 0। अच्छा, अब ये आपस में प्लस हो रहे हैं, और ऑपरेटर जो होता है वो प्लस का साइन हम यूज करते हैं। 0 + 0 आंसर हमारे पास क्या आता है जी, फॉल्स आता है, मतलब कि 0 ही आएगा। ठीक है, 0 फॉल्स इज अ 0 एंड ट्रू इज अ 1, तो इनको प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, और 1 + 0 जो है, इनको अगर भी मैं प्लस करूं तो इनका आंसर हमारे पास 1 आता है। और जो 1 प्लस जो 1 है, आंसर बेसिकली जो मैथ में पढ़ते हैं वो 2 आता है। लेकिन अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपका 0 एंड 1 होता है। और ये जो 1 होता है हम यहाँ पे इसको इस जगह पे लिखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रूथल टेबल ऑफ अ और ऑपरेटर। अब इसमें देखिए, इसमें दो कंडीशन यहाँ पे ये बताई गई है। अगर ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x जो ग्रेटर देन b है, x ग्रेटर देन y है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y लेस देन x। यहाँ पे ये अभी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए दो कंडीशंस हैं सिंपल, इनके इनके दरमियान में और ऑपरेटर्स हैं। अब ये देखिए ना, x ग्रेटर देन y, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ऑटोमेटिकली सेकंड कंडीशन भी तो ट्रू हो जाएगी ना। देखिए यहाँ पे x बड़ा है y से और y छोटा है x से, उलट है ना कि अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर, सॉरी x की जगह पे ये x की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ और y की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ, तो ये देखिए ना, ये कंडीशन ट्रू है। और अगर इसको उलट में करता हूं तो 1 लेस देन 2 भी तो है ना, ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं। अब अगर इसमें ये दोनों फॉल्स नहीं हो सकी, अगर इनमें से एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो ऑटोमेटिकली इसका जो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट हमारे पास सी की तरफ 1 ही आएगा। और अगर इनमें से एक कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, ये वाली सेकंड कंडीशन ट्रू होती है और ये वाली फॉल्स होती है, फिर भी रिजल्ट हमारे पास जो है वो सी की तरफ ही ट्रू ही जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ही ट्रू हैं। अगर दोनों ट्रू हैं फिर भी रिजल्ट हमारे पास जो है वो ट्रू की तरफ ही जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड और ऑपरेटर्स। बट शॉर्ट सर्किट रेवोल्यूशंस में जाने से पहले ना, मैं आप लोगों को एक लॉजिक्स में क्रिएट करवा देता हूँ। लॉजिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पे एक जगह है, मैं यहाँ पे एक
यहाँ पे कुछ कुछ मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, कुछ बुलियन एक्सप्रेशन लिखता हूँ, और उनको फिर हम समझेंगे कि व्हाट इज फॉर एंड ऑपरेटर एंड व्हाट इज फॉर और ऑपरेटर्स, दोनों स्टेटमेंट्स के लिए हम देखेंगे। अब सिंपल इसमें एक्स ग्रेटर देन y लिखते हैं, x ग्रेटर देन y, एंड इसके दरमियान हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड उसके बाद हम लिखते हैं जी a ग्रेटर देन सॉरी a लेस देन b। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हो गई। एंड सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लिखते हैं x जो है इज इक्वल टू y, एंड इसमें हम और ऑपरेटर यूज करते हैं, और फिर उसके बाद x जो है वो हम ग्रेटर देन z लिख देते हैं। थर्ड वन हम जस्ट नॉट ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, नॉट की वैसे जरूरत नहीं है, जैसे दोनों को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखें दो बुलियंस हमने दो टाइप्स लिखी है। इसमें हमने क्या करना है कि इसमें मैं भी आप लोगों को समझाता हूं कि हमारे पास कंडीशन ट्रू कब होती है। उसमें शॉर्ट सर्किट एवोल्यूशंस की भी डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास। देखिए सिंपल ये है कि इफ एंड ऑपरेटर में ये है कि हमारे पास एंड ऑपरेटर के बारे में सबसे पहले मैं बता रहा हूं। इफ द एक्सप्रेशन ऑफ द लेफ्ट साइड, इस चीज में ये समझना है आप लोगों को कि व्हाट इज द लेफ्ट साइड। ये वाली जो है ये वाली लेफ्ट साइड है, एंड ये वाली जो है वो राइट साइड है। ठीक है, अब देखिए इफ द एक्सप्रेशन ऑफ द लेफ्ट साइड, मैं यहां पे बता रहा हूं सबसे पहले एंड ऑपरेटर का। यहां पे मैं इस चीज को समझिएगा लाजमी, ये चीज बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन अभी इसको काफी समझिएगा, तभी आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में समझ आएगी। इफ द एक्सप्रेशंस ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर है ना, उसके लेफ्ट साइड वाली एक्सप्रेशन ये है x ग्रेटर देन y इज फॉल्स। वो ये कह रहा है कि इफ द एक्सप्रेशन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द एंड ऑपरेटर इज फॉल्स, कि अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है। देखिए अगर मैं यहां पे लिख देता हूं इफ, वो प्रोग्राम पाइथन में मैं अगर ये लिखता हूं इफ, और उसके बाद ये पूरी बुलियन एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो वो जब कंडीशन मैं x की जगह पे मैं फॉर एग्जांपल 2 पुट कर देता हूं और y की जगह पे मैं 3 पुट कर देता हूं। अब ये देखें ना 2 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन फॉल्स है ना। अगर ये कंडीशन लेफ्ट वाली फॉल्स होती है, द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड, जो राइट साइड वाली एक्सप्रेशंस हैं, विल नॉट बी चेक्ड। बुलियन पूरा लॉजिकल ऑपरेटर का यही फायदा होता है कि अगर तो एंड ऑपरेटर में लेफ्ट वाली कंडीशन फॉल्स होती है, तो वो राइट वाली को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये फॉल्स होती है तो यहीं पे शॉर्ट सर्किट एवोल्यूशन हो जाएगी, और कंप्यूटर जो है वो आपकी सेकंड एक्सप्रेशन को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो चेक करेगा तो वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मतलब क्या है इस चीज का, अब सिंपल देखें ट्रूथल टेबल में क्या था। ट्रूथल टेबल में ये था कि 0 जो है मल्टीप्लाई बाय 1 भी अगर हो जाए फिर भी रिजल्ट हमारे पास 0 ही आता है। आगे समझ कि अगर लेफ्ट वाली कंडीशन ट्रू फॉल्स होती है, ये देखिए ये अगर लेफ्ट वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो वो अगर दूसरी की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर दूसरी अगर ट्रू भी होती है फिर भी हमारे पास रिजल्ट जो है वो फॉल्स ही आएगा। अगर फॉर एग्जांपल पहले वाली कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो सेकंड कंडीशन की तरफ जाएगा, उसको चेक करेगा। अगर तो वो 0 होती है तो वो बात की बात है, फिर रिजल्ट 0 ही आएगा, लेकिन वो दूसरी कंडीशन को चेक जरूर करेगा। अगर पहली कंडीशन 1 होती है और दूसरी भी 1 होती है, फिर रिजल्ट हमारे पास 1 जो आएगा। ये चीज है ट्रूथल टेबल में समझाने का यही फायदा था कि अभी आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी। जो चीज मैं बता रहा हूं कि एंड ऑपरेटर में लेफ्ट वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, मतलब कि लेफ्ट वाली पहले ही अगर 0 आ जाती है, तो वो दूसरी की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि दूसरी अगर 1 आ जाती है तभी तो रिजल्ट 0 ही आएगा, अगर 0 आ जाती है तभी रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, तो दूसरी की तरफ जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट एवोल्यूशन हो जाती है। शॉर्ट सर्किट एवोल्यूशन की यही डेफिनेशन है कि कंप्यूटर अपना टाइम बचाता है, कि दूसरी को अब चेक करने का जरूरत ही नहीं है, दूसरी को अब चेक करने का फायदा ही नहीं है।
तो ये चीज है, दिस इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर के पहले वाली अगर फॉल्स हो जाती है तो वो दूसरी वाली को वो चेक ही नहीं करता। अब चलते हैं जी और ऑपरेटर्स में, और ऑपरेटर्स में क्या है, अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि और ऑपरेटर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। और ऑपरेटर्स में ये है कि इफ द लेफ्ट एक्सप्रेशन, ये वाली जो लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन है, ये देखिए ये वाली लेफ्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे मैं टी लिख देता हूं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड वाली एक्सप्रेशन जो है वो विल नॉट बी चेक्ड। क्यों नहीं चेक करेगा कंप्यूटर? क्योंकि अब देखिए इसमें यह है कि इसमें प्लस हो रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल 1 है, अगर पहले वाली ही ट्रू हो जाती है तो अगर दूसरे वाली फॉल्स भी हो जाती है तब भी रिजल्ट हमारे पास क्या है जी, 1 ही आता है, ठीक है। और अगर हमारे पास पहले वाली 1 आ जाती है और दूसरी वाली भी 1 आ जाती है, फिर भी रिजल्ट हमारे पास जो है वो 1 ही आएगा। तो ट्रूथल टेबल जो मैंने पढ़ाया है उसका उसका फायदा यही है, क्योंकि अगर पहले वाली जो 1 आ जाती है तो कंप्यूटर दूसरी को चेक नहीं करेगा, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास 1 आ ही जाएगा और ऑपरेटर में। तो इसका ये फायदा होता है कि शॉर्ट सर्किट रेवोल्यूशन की डेफिनेशन सिंपल यही है कि उसमें बचा जाता है कि आपका जो है डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ द कंपाउंड बुलियन एक्सप्रेशन एंड आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ द सब एक्सप्रेशन, मतलब परफॉर्म बाय और एंड और ऑपरेटर्स, जस्ट और ऑपरेटर्स और एंड ऑपरेटर्स में ही शॉर्ट सर्किट रेवोल्यूशंस को चेक किया जाता है। वो यही बता रहा है कि फॉर और में क्या होता है कि इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ट्रू द कंपाउंड एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर पहली ट्रू हो जाती है तो वो पूरी कंपाउंड मतलब पूरी जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू ही होगी आपकी। अदरवाइज एवोल्यूशन राइट द ऑपरेंड्स। फॉर एंड ऑपरेटर इफ द लेफ्ट ऑपरेटर इज फॉर कंपाउंड एक्सप्रेशन इज अ फॉल्स, तो वो दूसरी को चेक ही नहीं करता। ये चीजें इसलिए होती हैं कि कंप्यूटर जस्ट अपना जो है वो टाइम बचाता है। ये जस्ट सिंपल शॉर्ट सर्किट एवोल्यूशन की डेफिनेशन थी। कुछ क्वेश्चंस हैं सर आज? बच्चे बस लास्ट टॉपिक है, द नॉट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉट ऑपरेटर्स में क्या है, फिर उसके बाद हम जो है वो क्लास जो है वो एंड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम उसके बुलियन वेरिएबल्स वो कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुड़े कुड़े म्याऊ म्याऊ। जी मैं स्लाइड्स भी शेयर ही कर दूंगा। अच्छा अब ये है जी नॉट ऑपरेटर्स में, नॉट ऑपरेटर्स की यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। नॉट ऑपरेटर में यहाँ पे इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये जस्ट एक यूनिटरी ऑपरेटर्स होता है जिसमें इनपुट्स आपकी जस्ट एक ही होती है, और इसका जो ऑपरेटर्स हैं वो इस तरह से हम बनाते हैं ऐसे, एंड दैट वन। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी आउटपुट होती है, और इसमें हमारे पास जहाँ पे एक डॉट होता है, एक इस तरह से हम एक क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये एक इस तरह का एक टाइप ये होता है, ठीक है। अब देखिए एक एक्सप्रेशन होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है नॉट ऑपरेटर में, x इज इक्वल टू y हम कर देते हैं, ठीक है। और अब देखिए x इज इक्वल टू y मतलब कि 1 इज इक्वल टू 1 जो है वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इस ब्लैक होल में से गुजरेगा तो वो कंडीशंस आपकी किस तरह एग्जीक्यूट होगी, ये इस तरह से एग्जीक्यूशन होगी, ऐसे कि वो x 1 इज नॉट इज इक्वल टू 1। तो सिंपल ये है कि जो ट्रू होगी, जो कंडीशन ट्रू होगी ना, वो उसको फॉल्स कर देगा, एफ कर देगा, और जो फॉल्स कंडीशंस होगी वो उसको सिंपल जो है वो ट्रू कर देगा। तो ये नॉट ऑपरेटर्स का ये सिंपल ये काम था, टेक्स अ बुलियन एक्सप्रेशन एज अ ऑपरेंड्स and the reverser it's a logical way. Sometime it may be a necessity to place a parenthesis, कि कभी कभार ये होता है कि इसके इर्द गिर्द पैरेंथेसिस हम लगा देते हैं। अगर कभी कभार आप नहीं भी लगाते तो कोई मतलब कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर लगा देंगे तो फिर और भी अच्छी बात है। अराउंड एन एक्सप्रेशन टू क्लियरफाई व्हाट यू आर अप्लाइंग फॉर द नॉट ऑपरेटर, ये इसका ट्रूथल टेबल भी इसका जो है वो ऑलरेडी गिवन है। और चेकिंग द न्यूमेरिक रेंज विद द लॉजिकल ऑपरेटर, ये ऑलरेडी मैं भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 एंड ऑपरेटर एंड x लेस देन इज इक्वल टू 20 ऑपरेटर। अगर ये वाली एंड ऑपरेटर में पहली वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है वो तो दूसरी को चेक नहीं करेगा, और अगर हमारे पास और ऑपरेटर अगर पहले वाली ट्रू होती है तो दूसरी को चेक ही नहीं करेगा। तो इस चीज में सिंपल आप इसको जब समझेंगे तो क्लियरली आप लोगों को जो है वो क्लियरली समझ आ जाएगी। इसमें यह है कि अब इसमें देखें ना कि अगर वो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि 15 पुट कर देता हूँ, ठीक है।
ये देखिए, अगर नहीं, पहले मैं 9 पुट कर देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं 9 पुट करता हूँ, 9, ठीक है, और 9 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब ये कंडीशन फॉल्स है ना, अब ये एंड ऑपरेटर में फॉल्स है तो वो दूसरी की तरफ जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये एक रेंज दी हुई है ना कि 10 से 10 टू 20 की रेंज में कोई भी वैल्यू जो है वो ट्रू करवानी है हमने इफ की कोई भी ऐसे प्रोग्राम में। तो अगर ये कंडीशन, अगर यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 90, ये देखिए 1 और 90 पुट कर, ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो दोबारा इस कंडीशन की तरफ जाएगा कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही। अब जो 19 है वही सिंपल जो है वो लेस देन और इक्वल टू 20। अब ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब देखें एक्स की कंडीशन में मैंने 19 पुट किया था ना, 19 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो ट्रू होने के बाद इस कंडीशन की तरफ चलेगा वो ये चेक करेगा कि जो 19 है वो लेस देन और इक्वल टू वो 20 है, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। अब ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट है वो आपका एंड ऑपरेटर में 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये चीज चेक करनी है। अब इसी तरह और ऑपरेटर में भी ये है कि अब ये देखें, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 5 पुट कर देता हूँ, 5 लेस देन इज इक्वल टू 10, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो उसकी तरफ जाएगा ही नहीं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 15 पुट कर देता हूँ और ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तब वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा कि जो 15 है, ये वाला जो 15 है वो ग्रेटर देन 20 है। ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो रही है। अब दोनों फॉल्स हैं तो दोनों फॉल्स के बाद आपका जो रिजल्ट है वो भी 0 ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं ऐसी कंडीशन पुट कर देता हूँ अगर ये वाली फॉल्स होती है और ये वाली ट्रू होती है तो फिर आपका रिजल्ट तभी 1 आएगा। तो ये चीजें, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। कल हम बुलियंस वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ट्रूथल टेबल्स है, और कल इंशाल्लाह आपका जो टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका दी एंड हो जाएगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।